25 जुलाई 2025 को रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट निकाला जिसमें उन्होंने दावा किया कि 2022 में यूक्रेनियन आर्मी के स्टारलिंक के सारे सैटेलाइट्स को इलॉन मस्क ने ऑर्डर देके बंद करवा दिया था। तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है उस जमाने की। नहीं, उतने पुराने ज़माने में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सो 24 फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया और तभी से फुल स्केल में वॉर स्टार्ट करवा दी। और उसी दिन रशियन हैकर्स ने यूक्रेन के इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से यूक्रेनियन आर्मी के पर्सनल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे थे और स्ट्रैटेजाइज भी नहीं कर पा रहे थे कि कहां से अटैक करें। और यूक्रेन की आम जनता भी अपना एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोई भी सैटेलाइट अवेलेबल नहीं था। उसके बाद यूक्रेन की सरकार ने इलॉन मस्क से सैटेलाइट के लिए हेल्प मांगी, जिसके 10 घंटे के अंदर इलॉन मस्क ने अपने स्टारलिंक के सैटेलाइट को यूक्रेन की ओर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भेज दिया। स्टारलिंक्स के जो ग्राउंड में कनेक्शंस थे, उनकी सामान भी कुछ दिनों में इलॉन मस्क ने भिजवा दी थी और बाकी जितने भी बचे कुचे थे बाद में यूएस, यूके और जर्मनी ने हेल्प करके भिजवाए थे। स्टारलिंक की मदद से यूक्रेन की आर्मी को काफी फायदा हुआ और वो काफी एग्रेसिवली रशिया की आर्मी के साथ फाइट कर पा रही थी। बट सितंबर 22 में जब यूक्रेनियन आर्मी खारसोन, जो ब्लैक सी के नॉर्थ में एक रीजन है, उसको रशियन आर्मी से वापस लेना चाह रही थी, उसी समय इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर, जो कि कैलिफोर्निया में है, वहां कॉल करके अपने सीनियर इंजीनियर को ऑर्डर दिया कि वो खारसोन के एरिया में स्टारलिंक के नेटवर्क को कट कर दे। और जिसकी वजह से यूक्रेनियन आर्मी जो फ्रंट लाइन में थी वो पैनिक में आ गई क्योंकि सडन ब्लैकआउट हो गया था और वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो एक रशियन ट्रुप को नहीं घेर पाए जो बर्सलॉव बोल के एक टाउन के पास था, जो वो रिक्लेम कर सकते थे बट नहीं कर पाए मस्क के ऑर्डर की वजह से। रिपोर्ट की माने तो मस्क को ये डर था कि जिस स्पीड से यूक्रेनियन आर्मी आगे बढ़ रही है, हो सकता है कि पुतिन उन पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे और इसी डर की वजह से उन्होंने स्टारलिंक के कनेक्शन को बंद करने का ऑर्डर दिया था। फिलहाल रॉयटर्स के रिपोर्ट को स्पेसएक्स ने गलत बोला है, लेकिन क्या गलत है वो स्पेसएक्स ने नहीं बताया। इस रिपोर्ट से हमें ये सीख मिलती है कि आज के युग में वार बस दो पावरफुल देशों के हाथ में नहीं, बल्कि मल्टी हाई वेल्थ इंडिविजुअल के हाथों में भी आ गई है। अगर आपको इस रिपोर्ट को और अच्छे से पढ़ना है तो मैंने रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस के बाद अब यूनाइटेड किंगडम ने भी पैलेस्टीन को कंट्री रिकॉग्निशन के लिए अनाउंस कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टैमर 30 जुलाई को ये अनाउंस करते हैं कि यूके सितंबर तक पैलेस्टीन को एज अ नेशन रिकॉग्निशन दे देगा अगर इसराइल ने अपना अटैक स्टॉप नहीं किया। ब्रिटेन ने इसराइल और हमास को कुछ शर्तें रखी हैं जिन्हें उन्हें मानना पड़ेगा, तभी वो अपने इन फैसलों से पीछे हटेंगे। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसराइल गवर्नमेंट के सामने ये शर्तें रखी है। पॉइंट नंबर 1, इसराइल अभी से अपनी वार रोकेगा। पॉइंट नंबर 2, इसराइल यूनाइटेड नेशन को गाजा में वापस फूड सप्लाई करने के लिए परमिशन देगा। पॉइंट नंबर 3, इसराइल ये अश्योर देगा कि वो गाजा को कैप्चर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4, और वो टू स्टेट सॉल्यूशन को मानेगा। और हमास के लिए ये पॉइंट्स रखा है कि हमास पीसफुली हेल्प करेगा वार रुकवाने में। पॉइंट नंबर 2, हमास के अंदर जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो उनको छोड़ देगा। एंड पॉइंट नंबर 3 एंड द लास्ट पॉइंट, और हमास और कोई वायलेंस के हेल्प से या फिर वेपन के हेल्प से फाइट नहीं करेगा और वो गाजा की पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए कोई भी पोजीशन पे नहीं रहेगा।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक यूनाइटेड किंगडम ने ये डिसीजन क्यों लिया। रीजन ये है कि अभी कुछ दिनों से गाजा में दिन ब दिन वार के चलते लोग बेमतलब मारे जा रहे हैं, खाना लेते टाइम भी मारे जा रहे हैं, और यही यूनाइटेड किंगडम के लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके ये डिसीजन लेने के लिए कहा होगा। On the 7th of October 2023, Hamas perpetrated the worst massacre in Israel's history. Every day since then, the horror has continued. The hostages are still being held today. The Palestinian people have endured terrible suffering. Now, in Gaza, because of a catastrophic failure of aid, we see starving babies, children too weak to stand, images that will stay with us for a lifetime. The suffering must end. Yesterday, I discussed this with President Trump, and we're mounting a major effort to get humanitarian supplies back in by air, and UK aid has been airdropped into Gaza today, and crucially, by land. We need to see at least 500 trucks entering Gaza every day. But ultimately, the only way to bring this humanitarian crisis to an end is through a long-term settlement. So we are supporting the US, Egyptian and Qatari efforts to secure a vital ceasefire. That ceasefire must be sustainable, and it must lead to a wider peace plan, which we're developing with our international partners. This plan will deliver security and proper governance in Gaza and pave the way for negotiations on a two-state solution. Our goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, that goal is under pressure like never before. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।